शुभेंदु अधिकारी के सियासी करियर में नंदीग्राम का सबसे बड़ा रोल है। जिस नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को राजनीतिक पहचान मिली, पद और कद बढ़ गया, उसी नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराकर शुभेंदु अधिकारी बंगाल बीजेपी के सबसे बड़े कद्दावर और सीएम पद के भी सबसे बड़े दावेदार बने। शुभेंदु अधिकारी का पूरा राजनीतिक जीवन 37 साल का है। साल 1989 में उन्होंने कांग्रेस की छात्र परिषद से अपना सियासी सफर या राजनीतिक सफर आप कह लीजिए शुरू किया। 1995 में काथी नगर पालिका के पार्षद बने। 1998 में टीएमसी ज्वाइन की, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन का पहला टर्निंग पॉइंट 2007 में शुरू हुआ। नंदीग्राम आंदोलन जब शुरू हुआ था तब का समय। इस आंदोलन के लिए शुभेंदु ने भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी यानी बीयूपीसी का गठन किया और इसी आंदोलन की वजह से साल 2011 में बंगाल की 34 साल पुरानी लेफ्ट की सरकार को उखाड़ फेंका टीएमसी। इसके बाद शुभेंदु लंबे समय तक ममता बनर्जी के करीबी नेता बने रहे, भरोसेमंद बने रहे, लेकिन 2020 में उन्होंने टीएमसी छोड़ दिया, बीजेपी ज्वाइन कर। 2021 के विधानसभा चुनाव में उसी नंदीग्राम सीट पर ममता का मुकाबला शुभेंदु अधिकारी से हुआ और शुभेंदु ने उन्हें हरा दिया। अब नंदीग्राम ही एक बार फिर से उनके करियर का दूसरा टर्निंग पॉइंट साबित हो गया। आज सुबह अमित शाह जब कोलकाता पहुंचे तब अभिषेक बनर्जी का कौन सा बयान वायरल हुआ और ट्रेंड में आ गया और कैसे बीजेपी ने अभिषेक के बयान के खूब मजे ले लिए, यह आपको आगे बताने वाला हूं, क्योंकि इसकी चर्चा बहुत हुई है पूरे चुनाव। लेकिन आप पहले देखिए कि आज कोलकाता पहुंचने के बाद अमित शाह सबसे पहले दक्षिणेश्वर काली मंदिर, वहां मां काली की विधिवत पूजा अर्चना की। अमित शाह ने मां काली को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। इस चुनाव में कालीबाड़ी मंदिर बड़ा टर्निंग पॉइंट कैसे बना वो अब आपको बताता हूं। यह वही कालीबाड़ी मंदिर है जहां मांस चढ़ाने की प्रथा है। इस बार टीएमसी बीजेपी के खिलाफ यही नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी कि अगर बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो बंगाल में मांस मछली बैन हो जाएगा। इस नैरेटिव को पीएम मोदी ने कालीबाड़ी मंदिर जाकर ध्वस्त कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद शुद्ध शाकाहारी हैं। इस मंदिर में मोदी के जाने से बंगाल में यह मैसेज चला गया कि टीएमसी झूठा नैरेटिव फैला रही है, बीजेपी के आने से ऐसा कुछ नहीं होगा। और बीजेपी के ऐसे नेता जो नॉनवेज खाने वाले हैं, उन्होंने बंगाल पहुंचकर ना सिर्फ नॉनवेज खाया बल्कि वीडियो बनाकर भी लोगों के सामने रखा कि हम खान पान के विरोध में नहीं हैं, जिससे बंगाल को यह भरोसा हो सके कि खाने पीने की उनकी इच्छा से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बीजेपी आएगी तो उन पर भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद बंगाल की जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया। कोलकाता का दक्षिणेश्वर काली मंदिर रामचंद्र परमहंस से भी जुड़ा है। मान्यता है कि यहां मां काली ने साक्षात दर्शन दिए थे। पूरे देश से लोग इस काली मंदिर में अपनी मन्नत लेकर पहुंचते हैं। पूरे बंगाल समाज पर इस मंदिर का विशेष प्रभाव है। आज जब अमित शाह कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन करके बाहर आए तब उन्हें बधाई देने के लिए सैकड़ों लोग वहां पर पहुंच गए थे। अमित शाह उनके बीच चले गए और उनका अभिवादन स्वीकार किया। यह तस्वीर आप देखिए। अमित शाह के कोलकाता पहुंचने पर शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में उन्होंने अमित शाह को आधुनिक चाणक्य बताया और उन्हें बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत का क्रेडिट दे दिया। क्या लिखा वो आप देखिए। शुभेंदु ने लिखा कि यह पहली बार है जब आधुनिक चाणक्य बीजेपी की शानदार जीत के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पश्चिम बंगाल की इस पावन भूमि पर पधारे। आपका रणनीतिक दूरदृष्टि ही इस ऐतिहासिक विजय की आधारशिला रही। बंगाल की जनता प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में सुनार बांग्ला का पुनर्निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह लिखा शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर। लेकिन इन सबके बीच मजे भी लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने और मजे लिए अभिषेक बनर्जी के। कहा जाता है कि कॉन्फिडेंस सही है, लेकिन पॉलिटिक्स में अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो यह कई बार उल्टा पड़ जाता है। यही हुआ और ऐसा होता है तो फिर आदमी मुंह दिखाने लायक नहीं बचता। अभिषेक बनर्जी के साथ भी ऐसा ही। अभिषेक बनर्जी ने, आपको याद होगा कि चुनाव के मंच से अमित शाह को खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे दिया था और चैलेंज दिया था कि दम है तो आइए 4 मई को कोलकाता में रुक जाइए, 12 बजे के बाद मिलूंगा। आप सोचिए, देश के गृह मंत्री को धमकी दी थी, चैलेंज दिया था। आज जब अमित शाह कोलकाता पहुंचे तो सोशल मीडिया पर लोग अभिषेक से पूछने लगे कि भाई शाह आ गए, आप कहां हो, आते क्यों नहीं, चैलेंज का क्या हुआ। और वही बयान लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर करके मजे लेना शुरू कर दिया। दिल्ली बीजेपी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो शेयर किया जिसमें लिखा था कि अमित शाह तो कोलकाता पहुंच गए, लेकिन अभिषेक बनर्जी का कहीं पता नहीं है। बीजेपी सांसद राहुल सिन्हा ने भी अभिषेक बनर्जी पर तंज कसा। तो अहंकारी लोग ने कहे थे जो अमित शाह को या कोई केंद्रीय नेता 4 तारीख के बाद आ नहीं पाएंगे। आज देखिए 56 इंची छाती लेके अमित शाह यहीं पर आया। और जो लोग ऐसा अहंकारी बात कहे थे वो लोग मुख छुपा के मेरे घर पे बैठा है।
आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ हमदर्द भी हैं। ममता बनर्जी के हमदर्द अखिलेश यादव साल 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी को पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और आधी आबादी विरोधी बताने में जुट गए। दूसरी ओर राहुल गांधी ने भी बीजेपी को ओबीसी विरोधी बताने का दुष्प्रचार शुरू कर दिया। पिछले करीब 2 साल से ये दोनों नेता बीजेपी के खिलाफ यही नैरेटिव सेट करने में जुट गए कि भाई ये बीजेपी पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, महिला विरोधी है। लेकिन बंगाल चुनाव में सब नैरेटिव की धज्जियां उड़ गई। अखिलेश और राहुल के इस नैरेटिव की हवा निकल गई। अब कैसे ये नैरेटिव की हवा निकल गई, मैं आपको आंकड़ों के जरिए समझाता हूं। फिर आपको ये लगेगा कि ये पिछड़ा विरोधी वाला जो नैरेटिव था, कैसे वो सिर्फ चुनावी फायदा लेने के लिए वो नैरेटिव गढ़ा गया था। बहुत ध्यान से आप इस आंकड़े को देखिएगा कि क्या बीजेपी पिछड़ा विरोधी है। जो नैरेटिव सेट किया जा रहा था, इसका आप एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं और यह तस्वीर आपको क्लियर कर देगी कि कैसे बंगाल ने एक बड़ी लड़ाई में बीजेपी को फायदा दिलाया है आने वाले समय में। अब बंगाल में आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो एससी की 68 सीटें हैं और इन 68 सीटों में आप देखिए बीजेपी कितना जीती और टीएमसी कितना जीती है। बीजेपी ने 51 सीट जीती है और टीएमसी जीत रही है 17 सीट। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर बीजेपी पिछड़ा विरोधी रहती, एससी विरोधी रहती, तो साहब 68 में से 51 सीट मिलती और टीएमसी को 17 ही मिलती। तो कहां गए राहुल गांधी, अखिलेश यादव जो कह रहे थे कि बीजेपी एससी विरोधी है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। एसटी सीट की बात, एसटी में 16 सीट है। इसमें इस आंकड़े को भी बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसमें बीजेपी कितनी जीती और टीएमसी कितनी जीती साहब? 16 सीट, यानी सारी सीट बीजेपी ने जीत लिया और टीएमसी ने कितना जीता? 0, गोल अंडा, यह मिला टीएमसी को। तो अगर एससी एसटी विरोधी का नैरेटिव है तो फिर यह नैरेटिव बंगाल चुनाव में क्यों नहीं चला? और इसीलिए यूपी में हड़कंप मचा हुआ है, खलबली मची हुई है कि साहब ये वाला नैरेटिव अगर चला गया यूपी में घूम घाम के तो फिर क्या होगा, क्योंकि वहां तो पीडीए वाला नारा दिया जा रहा है। मतलब आप ऐसे देखिए कि बंगाल की कुल 294 सीटों में से कुल जो है 294 सीटें बंगाल में कुल 294 सीटें हैं और उन 294 सीटों में से एक मैं आपको आंकड़ा रखता हूं। कुल जो 84 सीटें हैं ये आरक्षित सीटें हैं और इन आरक्षित सीटों में से कितना किसके हिस्से गया, ये भी आप एक तस्वीर आप देखिए, फिर उसके बाद आपको अंदाजा लगेगा कि दरअसल तस्वीर क्या है। इन 84 सीटों में से जो बीजेपी जीत रही है, बीजेपी और टीएमसी, बीजेपी सीट जीती है 67 और टीएमसी जीत रही है सिर्फ 17। अब सोचिए 294 सीट में से 84 आरक्षित सीट, इन 84 में से 67 बीजेपी जीत रही है और टीएमसी जीत रही है 17। तो काहे का पिछड़ा और दलित विरोधी भाई, ये नैरेटिव फैलाना बंद करिए और यही नैरेटिव अगर फैलाते रहेंगे तो दूसरे चुनावों में आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। अब कौन दलित है, पिछड़ा विरोधी है, बीजेपी है कि इंडिया गठबंधन है, इसका फैसला बंगाल की जनता ने कर दिया है। और इसी के साथ जो मैं पहले कह रहा था कि अखिलेश और राहुल गांधी का झूठा नैरेटिव भी औंधे मुंह गिर गया है। तो यह तस्वीर याद रखिएगा और इस तस्वीर की भनक जो है आने वाले समय में आपको यूपी चुनाव में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर भी पीडीए वाला खेल चलेगा। तो पीडीए वाला खेल कहीं फिर ना उल्टा पड़ जाए। मतलब इतना साफ जनादेश होने के बावजूद टीएमसी हार मानने को तैयार नहीं। ममता बनर्जी ने हारने के बाद पद से इस्तीफा ही नहीं दिया। यह भी हुआ। लोकतंत्र के ऐसे अपमान पर बीजेपी ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का एक एआई वीडियो जारी किया। इस वीडियो में ममता और अभिषेक को यह बात करते हुए दिखाया गया कि हार का ठिकरा एसआईआर और ईवीएम पर फोड़ देना चाहिए। तो बंगाल में 15 साल बाद इतनी प्रचंड हार टीएमसी को पच नहीं रही है, इसीलिए पूरे बंगाल में हिंसा, हत्या, बमबाजी, धमकी सब चालू। कल हावड़ा में जो बम फटा था उसका नया वीडियो सामने आया। इस वायरल वीडियो में बम धमाके के बाद धुआं दिखाई दे रहा है। आप तस्वीर देखिए, गली में भगदड़ मची हुई है, लोग भाग रहे हैं, अफरा तफरी। इस इलाके से जीत कर आई बीजेपी प्रत्याशी और आर्जिकर केस में जान गंवाने वाली डॉक्टर बेटी की मां रत्ना देवनाथ ने क्या बताया,
वो आपको सुनना चाहिए। ব্লাস্ট হয়েছে, তবে আমার বাড়ির সামনে হয়নি। 14 নম্বর ওয়ার্ডে হয়েছে। দুজন খুব ইনজিওর্ড হয়েছে আর 7 জন হসপিটালে অ্যাডমিট হতে হয়েছিল। তারা এখনো দুজন হসপিটালেই আছে। अब पाठशाला में अगले चैप्टर की बात, जिसमें आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी को क्या सच में संतों ने हार का श्राप दिया था। अब कैसे बंगाल की गली में, हर गली में गूंज रहा है जय श्री राम। बंगाल में ममता राज में बंद मंदिर के द्वार एक एक कर खुल रहे हैं। कहां शुरू होने जा रही है राम कथा, पूरी डिटेल आपके सामने हो। रातों रात कटमनी और वसूली सिंडिकेट बंगाल में कहां से भाग गया, हैरान करने वाली बंगाल फाइल्स का चैप्टर मैं आपके सामने रखने वाला हूं। क्या सच में टीएमसी का काडर रातों रात बीजेपी में शिफ्ट हो रहा है? यह सियासी संजोग है या फिर बहुत बड़ा प्रयोग है? बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, कल शपथ होने वाला है, लेकिन सड़कों पर भगवा लहरा रहा है, जो कि बनता भी था बीजेपी की इतनी बड़ी जीत के। 15 साल बाद जब टीएमसी सत्ता से हटी तो लोग जय श्री राम के नारे लगाते दिखाई दे। बंगाल में यह जीत सिर्फ बीजेपी की जीत नहीं है, बल्कि लोग यह कह रहे हैं कि यह सनातन की भी जीत है। पिछले 15 साल में बंगाल में जो हाल था, बंगाल के लोग जब उस प्रताड़ना से बाहर निकले तो भगवा रंग में झूम उठे। आप सोचिए कि जिस बंगाल में जय श्री राम बोलने पर, मंदिर की बात करने पर कोई सनातन की चर्चा करता था तो सवाल उठने लगते थे। अब उसी बंगाल की तस्वीर बदली बदली सी दिख रही है। बंगाल के गांव गांव से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं मानो ये कोई राजनीतिक जीत नहीं है। आप समझिए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई धार्मिक पुनर्जागरण हो गया। टीएमसी की हार के बाद बंगाल में बंद पड़े मंदिर खोले जा रहे हैं। बीजेपी की जीत के बाद बंगाल में अब कई कथावाचकों की राम कथा होने जा रही है। ममता बनर्जी की विदाई के बाद बंगाल के चौक चौराहों पर जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। बंगाल की यह तस्वीर ममता बनर्जी को ही नहीं, उस लेफ्ट इकोसिस्टम को भी मेल्टडाउन कर रही है, जो बंगाल की संस्कृति को सनातन संस्कृति से अलग थलग दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जब भी बंगाल की बातचीत होती तो ऐसा सीन बनाया जाता कि बंगाल में तो ऐसा होता ही नहीं है, एकदम नहीं होता है बंगाल में। फिर कैसे अब हो जाएगा, कैसे परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा बताया जाता था साहब मानो बंगाल किसी दूसरे टापू पर, हिंदुस्तान में ना हो, किसी दूसरे टापू पर। जबकि जश्न को देखकर ऐसा लगता है कि वहां सांस्कृतिक जागरण की जगह उसे दबाने की कोशिश हो रही है। और कई जगहों पर हिंसाएं हुई जो इस बात की तस्दीक करती है। शायद लगातार जश्न में डूबे लोगों के मन में वही गुस्सा उबल रहा है और बंगाल इसी वजह से चूंकि दबा कर रखा था तो भगवा भगवा हो रखा है। एक टाइम था पश्चिम बंगाल जब सनातन की बात करना हिंदुओं को कई बार बहुत भारी पड़ता था। संदेशखाली को ले लीजिए, बशीरहाट, हावड़ा, मुर्शिदाबाद में कुछ समय पहले हिंसा हुई थी। बीरभूम तक ऐसे कई मामले हैं जहां धर्म के नाम पर हिंसा हुई, घरों पर निशान लगाकर हिंसा हुई। आपको याद होगा कि ममता बनर्जी को तो जय श्री राम के नारे से इतनी चढ़ती कि वो खुलेआम इसका विरोध करती थी, मगर मंच छोड़कर चली जाती थी। एक बार प्रधानमंत्री के साथ थी तभी मंच छोड़ दिया था। इसे बांग्ला संस्कृति के खिलाफ बताती थी। 2019 में मेदिनीपुर में कुछ युवकों ने जय श्री राम का नारा लगा दिया था तो कार से उतर गई थी नीचे, इतना गुस्सा चढ़ गया दिमाग कि जय श्री राम का नारा लगाओगे। और यही वजह है कि जब ममता बनर्जी सत्ता से उतरी तो जितना जश्न बीजेपी दफ्तरों में नहीं मना, उससे ज्यादा जश्न मंदिरों में देखा। मंदिर में लोग पहुंचने लगे, भीड़ जुटने लगी, जैसे लगा उनको दोबारा से अपने भगवान मिल गए। बंगाल में सनातन से भेदभाव पर धर्म गुरुओं और संतों में भी गुस्सा देखने को मिलता था पहले। आप सुनिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य ने तो चुनाव से 3 महीने पहले कह दिया था कि ममता बनर्जी की हार होने वाली। आप सोचिए कि रामभद्राचार्य ने ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि बंगाल में स्थिति थी कि धार्मिक आयोजन करने पर अघोषित बैन लगा हुआ था। मशहूर कथावाचक कुमार विश्वास के कार्यक्रम एक बार नहीं 5-5 बार कैंसिल किए गए। और ऐसा हम या कोई और नहीं कह रहा, खुद कुमार विश्वास ने यह बातें कही। तो आप सोचिए साहब, सवाल तो उठेगा ना कि हिंदुस्तान में रामकथा नहीं होगी तो कहां होगी? यहां तो संविधान ने सभी धर्मों के पालन की स्वतंत्रता दी, तो हिंदू धर्म अलग हो गया उससे, रामकथा अलग हो गई उससे। जिस बंगाल में धार्मिक आयोजन पर अघोषित बैन था, वहां कई जगह ऐसी भी हैं जहां मंदिरों में ताले लगे थे। हमने आपको आसनसोल की तस्वीरें दिखाई थी, जहां बीजेपी की जीत के बाद 4 साल से बंद दुर्गा मंदिर को खोलने के लिए हिंदुओं की भीड़ उमड़ी। आसनसोल का दुर्गा मंदिर बंगाल का इकलौता मंदिर नहीं है जहां आरोप लगते रहे कि टीएमसी ने मंदिरें बंद करवा दिया। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के ऊपर पिछले 15 साल में कई बार हिंदू मंदिरों और हिंदू पर्वों से भेदभाव का आरोप। आप देखिए कि बीरभूम के कांगला पहाड़ी दुर्गा मंदिर को लेकर भी यही आरोप लगा था। आरोप था कि 300 हिंदू परिवारों को 25 मुस्लिम परिवारों के विरोध के चलते दुर्गा पूजा आयोजित करने से रोक दिया।
कांगला पहाड़ी दुर्गा मंदिर में यह स्थिति 4 साल से अधिक समय तक बनी रही। साल 2017 में मुहर्रम के दौरान दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को रोकने या सीमित करने का आरोप लगा था। सरकार ने आदेश दे दिया था कि रात 10 बजे के बाद और मुहर्रम के दिन दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं होगा। इस मामला चला गया कलकत्ता हाईकोर्ट। राज्य सरकार को फटकार लग गई। कोर्ट ने कह दिया कि सरकार किसी एक समुदाय के त्योहार के लिए दूसरे समुदाय के अधिकारों को मनमाने ढंग से थोड़े न छीनेगी। ये हो रहा था कोलकाता में, बंगाल में। कोलकाता की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। बाईपास रोड पर स्थानीय हिंदू लोगों ने चंदा करके इकट्ठा करके ठाकुर जी का मंदिर बनवाया था, लेकिन आरोप है कि मंदिर पर टीएमसी पार्षद के पति ने कब्जा कर लिया। मंदिर पर कब्जा कर लिया। यही नहीं, मंदिर के अंदर मूर्तियों के नीचे भी अपना नाम लिखवा दिया। अब जब बीजेपी सत्ता में आई तो टीएमसी पार्षद के पति से मंदिर का कब्जा छुड़वाया गया। टीएमसी पर मंदिरों को लेकर क्या आरोप लगे, जमीनी हालात क्या रहे, हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट आप देखिए। ईएम बाईपास पे हम मौजूद हैं। ये देखिए एक मंदिर है, ठाकुर जी का मंदिर है और